हल्द्वानी में भी भारी बारिश से गोला पुल की अप्रोच रोड धंस गई। तेज बारिश के बाद गोला पुल की ओर जाने वाली अप्रोच सड़क का एक हिस्सा फिर से धंस गया। करोड़ों रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया गया था, जिसकी गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने हालात का जायजा लिया। फिलहाल दोबारा मिट्टी और कंक्रीट की लेयर से सड़क की मरम्मत की जा रही है। देखिए, अभी मैंने मौका निरीक्षण किया है और ये NHAI के जेई साहब भी साथ में ही है। तो इनका कहना ये है कि केवल जो पानी के फ्लो से जो जड़ में जो मिट्टी का जो भराव था वो वहाँ है, तो उसको ये जैसे फिलअप कर रहे हैं। और जो कंक्रीट का जो मटेरियल है वो भी मैंने मंगवा दिया है, तो उससे भी एक बार फिलअप करवा देंगे। बारिश के समय में कंक्रीट का काम कैसे हो पाएगा? देखिए, अभी बारिश गिर रही है और जितना पॉसिबल होगा हम करेंगे इसको। बागेश्वर के कपकोट में सड़क पिछले एक हफ्ते में बंद पड़ी है। पोथिंग और चीरा बगड़ सड़क बंद होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने PMGSY के EE का घेराव किया। ग्रामीणों के द्वारा सड़क को जल्द से जल्द खोलने की मांग की जा रही है। बीजेपी नेता शेर सिंह गड़िया ने धरने की भी चेतावनी दी। उधर अल्मोड़ा में क्वारब के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पोकलैंड मशीनों से पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा काटकर सड़क चौड़ी करने का कार्य जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के अनुसार क्वारब में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क से मलबा हटाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द सड़क को खोला जा सके। उधर नैनीताल भवाली मार्ग पर स्टेनिटोरियम के पास ट्रक यहां पर सड़क में फंस गई, जिसके कारण लंबा जाम लग गया। बारिश के कारण लोड टैंकर सड़क पर फैले मलबे में फंस गया। सैनिटोरियम के पास सड़क चौड़ीकरण का यहां पर काम चल रहा है, जिसके मलबे में ट्रक का पिछला टायर फंस गया। JCB की मदद से टैंकर को हटाया गया। उधर रामनगर के चुक्कुम गांव को एक बार फिर से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। करीब 31 सालों से विस्थापन की मांग कर रहे गांव को प्रशासन ने अब जमीन दिखाई है, जो आम पोखरा रेंज के हांडी डंकर में है। जमीन ग्रामीणों को काफी पसंद आई है। इस जगह पर लगभग 40 हेक्टेयर भूमि है, जिसे प्रशासन ने चिन्हित किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही चुक्कुम गांव के करीब 120 परिवारों को यहां पर स्थायी रूप से बसाया जा सकता है। आपको बता दें, चुक्कुम गांव के लोग 1963 से यहां पर 1993 से लगातार विस्थापना की मांग कर रहे हैं। ये गांव रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील और आपदा संभावित क्षेत्र में स्थित है। हर साल बरसात के दौरान ये गांव बाहरी दुनिया से कट जाता है। स्कूली बच्चों से लेकर ग्रामीणों तक सभी को कोसी नदी पार कर अपना जान जोखिम में डालकर दैनिक जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। बहुत लंबे समय से विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। शासन प्रशासन द्वारा बार बार हमें भ्रमित किया गया, कभी इधर दिखाया कभी उधर दिखाया, जमीन सही से नहीं हुई, ना तो कार्रवाई सही से की गई है। तो आज ये पुनः फिर हमें यहाँ पर 50 नंबर प्लॉट पर हाथी डंगर यहाँ पर लेके आए हैं दिखाने के लिए। गांव वाले हालांकि सहमत हैं इसमें, और इसका लेकिन थोड़ा सा SDM साहब का जो कहना है कि एक जगह पे लैंड प्रॉपर जो राजस्व लैंड है वो एक जगह पे यहाँ पर नहीं मिल पा रही, तो इसलिए 2-3 जगह पे देख रहे हैं। तो हम लोग इसमें सहमत हैं। हमें ये है कि क्या कहते हैं, हम वहाँ 93 से बाढ़ आई है। हमारा तब से यहाँ से कार्यक्रम चल रहा है कि हमारा विस्थापन करो। अभी तो हमारा विस्थापन नहीं हुआ हो। आज हमें आया ऑर्डर कि तुम यहाँ देखने आओ। हाथी डंगर है और क्या कहते हैं आम पोखरा है, जहाँ भी होगा फिर वहाँ हम तुम्हें देंगे। अब आम पोखरा में कम है तो हाथी डंगर में ज्यादा है। अब देखो हमारे लोग कहाँ लेते हैं, आम पोखरा में लेते हैं, हाथी डंगर आम पोखरा में कम हो जमीन। चुकुम गांव का विस्थापन का प्रस्ताव 1993 से चल रहा है। बीच में ही हमने आम पोखरा में पहले लैंड सेलेक्ट की थी, बाद में वहाँ प्लांटेशन होने के कारण उस लैंड को रिजेक्ट कर दिया गया था। तत्पश्चात किलावली एक जसपुर की रेंज में पड़ता है, उस जगह का भी चिन्हीकरण किया गया था, लेकिन ग्रामवासियों के द्वारा वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया गया था। अतः पुनः आम पोखरा की जो कुछ बची हुई लैंड थी उस लैंड को भी साथ चिन्हीकरण किया गया है। इसमें सभी ग्रामवासी तैयार भी हो रखे हैं। अभी सबसे वार्ता भी हमारी चल रही है और यहाँ पर कितनी जो सामुदायिक सुविधाएं हो सकती हैं, किस प्रकार से उसको डेवलप किया जाएगा, उसके संबंध में सबको बुला के इनसे सम्मति पत्र भी लिए जा रहे हैं। वहीं देहरादून में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें CM धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे।
2022 के आम चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वचन उनके सामने रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम राज्य के अंदर हमारी महिलाओं के लिए जो 50% से जिनकी संख्या अधिक है, उस 50% से अधिक संख्या की बहनों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए 100% का कानून लेकर आएंगे, समान नागरिक संहिता का कानून। हमने अपना वो वचन निभाया है। इसके साथ ही देश के अंदर 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, इसके साथ साथ नारी शक्ति बंधन अधिनियम, शौचालयों का निर्माण, आवास योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता, मातृत्व अवकाश में वृद्धि तथा बेटियों के लिए सेना और सैनिक स्कूलों का रास्ता खुलवाकर उन्हें सशक्त बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमने विधानसभा में विधेयक लाकर 30% का क्षैतिज आरक्षण, रोजगार के क्षेत्र में मातृ शक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने पारित किया। प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। प्रदेश की महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों को विपणन का अवसर मिले, देश और विदेशों में उसकी पहचान हो, उसको लेकर हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, इसका हमने शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का मुख्यमंत्री आवास पर स्वागत किया। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री को केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका भेंट भी की। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। और अब खबर पौड़ी से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साधना स्वेतर सहकारिता समूह को सम्मानित किया जाएगा। समूह को आत्मनिर्भर स्वेतर समूह सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा है। पौड़ी में उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से 6 क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किया गया, जिनमें साधना स्वेतर सहकारिता भी शामिल है। संस्था ने महिलाओं को संगठित और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। मैं हिमोत्थान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पहले समूह में हम कुछ जानते नहीं थे, समूह के बारे में जानते नहीं थे। जब समूह में हमको सरकार ने काम दिया तो मेरे साथ की महिलाएं भी हमको तब से पता चला कि बैंक कैसे होता है, कैसे लेन देन होता है। पहले हम केवल अपने माने अपने हस्बैंड के पैसों पे स्थिर थे, हमको कोई ऐसा नहीं था कि हम भी कुछ कमाने लायक हैं। अब हमको इतना हो गया कि कोई भी महिलाएं भूखी नहीं मर सकती हैं। अगर भगवान ने हाथ पांव दे दिए तो आदमी सब कुछ कर सकता है। और मेरी माँ बहनें जो मेरे साथ हैं सब अच्छा काम भी कर रही हैं। मेरा समूह जो है कि कृषि यंत्रीकरण से जो सामान वितरण हुआ था, फार्मा मशीन वगैरह, उसमें कृषि कर रही है मेरी समूह की महिलाएं। और मेरा क्लस्टर कैफ़े और दूध डेयरी का काम कर रही है, जिसमें कि सभी महिलाएं गांव की दूध पहुंचाती हैं और दूध का काम वहाँ दूध वितरण होता है। हमारे यहाँ पे एक साधना स्वायत्त सहकारिता संगठन है, तो इसके इस ग्रुप को भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और इसमें ये लोग 15 अगस्त को वहाँ पे दिल्ली में इनको आमंत्रित किया गया है इस पुरस्कार के लिए। तो इसमें ये जो हमारा साधना स्वायत्त सहकारिता है, इनके द्वारा यहाँ पे एक तो डेयरी में काम किया जाता है और ये विभिन्न जो इनके समूह हैं, इनके समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनके माध्यम से लगभग 200 लीटर से ज़्यादा दूध इनके द्वारा इकट्ठा किया जाता है और उसका व्यवसाय ये लोग करते हैं। और साथ में इनके द्वारा यहाँ पे एक दीदीज़ कैफ़े का संचालन भी किया जाता है। और जो ये डेयरी यूनिट है और जो दीदीज़ कैफ़े है, ये हमारा NRLM है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और हिमोत्थान सोसाइटी, इनके सहयोग से ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।